हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए 1813 से लेके 1833 तक के समय की, तो इन दो चार्टर्स के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में देखी वो ये भारत में शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो कानून का प्रसार भी करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो भारत में अपनी शासन व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते थे और इस बाबत शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर प्रसारित किया गया। और हम कह सकते हैं कि पहली बार भारत में शिक्षा का पश्चिमीकरण उसी समय हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत से दौर आए। भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भी भारत में तमाम, मतलब मैं बताऊं तो 1990 के दशक की बात करूं, 2000 के दशक की बात करूं, 2010 के दशक की बात करूं, तमाम बार इस तरीके के अधिनियम आए, इस तरीके के एक्ट्स आए जिनके द्वारा सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो चाह रही थी कि भारत में भी विदेशी शिक्षा जो है वो अपना कदम स्थापित करे। अब यहां पे बहुत सी रुकावटें थी। कभी कैबिनेट न माने, कभी संसद न माने। हालांकि इस दौरान बहुत से विकासों को और विकास क्रमों को भारत ने देखा। बात की जाए अगर विदेशी शिक्षा की, तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, आप पीछे देख भी सकते हैं कि जो 15 विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में अपने कैंपस को शुरू करने जा रही हैं। उसमें से एक आप देख सकते हैं जो लिवरपूल विश्वविद्यालय है, उसने अपने कैंपस का उद्घाटन भी कर दिया। अगले वर्ष वो शिक्षा भी शुरू कर देंगे। हम बात करेंगे कि इसके क्या मायने, बजट में इस पे क्या चर्चा हुई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पे क्या कहता है, ठीक है, जो ब्रेन ड्रेन की बात होती है या भारत में शिक्षा पद्धति की बात होती है, इनमें जो डाइकोटोमी है हम उसको देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अंततः जो भविष्य का बेहतर रास्ता होगा, यानी आगे की राह जो होगी वो क्या होगी। इन सभी बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये आप जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी है वहां के लोग भारत में आए और भारत में जो संस्थान है, जो कैंपस है, उसको शुरू करने की बात हुई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का बेंगलुरु कैंपस, वही जिसकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम बात भी करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो प्रॉपर यूनाइटेड किंगडम की ये यूनिवर्सिटी है जो वहां पे टॉप 200 यूनिवर्सिटी में विगत कई वर्षों से रही। वो भारत में कैंपस शुरू कर रही है, यानी कि भारत में उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को शुरू कर रही है जैसा वो अपने कैंपस में यूनाइटेड किंगडम में लेके आती है, ठीक। तो अच्छी बात भी है, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी है। अच्छी बातों, साइड इफेक्ट्स दोनों पे हम बात करेंगे। इससे पहले बताता चले कि स्टडी IQIAS में इस समय जो मई मॉर्निंग बैच है, ठीक है, उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है बहुत जल्दी। कब? 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो अगर इस दौरान, ठीक है, अगर आप इस दौरान, चूंकि इस समय आप देख सकते हैं कि अर्ली स्टार्ट सेल चल रही है। एक मिनट, ठीक है। इस समय चूंकि अर्ली स्टार्ट सेल चल रही है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। इस समय चूंकि स्टडी IQ पे अर्ली स्टार्ट सेल चल रही है, तो 31 मई तक ये सेल चलेगी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये मई मॉर्निंग बैच है, ठीक है, 31 में। मैं हिंदी लिटरेचर के बारे में बताता चलूं कि 2 जून को हिंदी लिटरेचर बैच में एडमिशन भी, ठीक है, 2 जून से हिंदी लिटरेचर का नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो एडमिशन उसमें हो रहे हैं। अगेन इस सेल का लाभ उठा के, इस कोड का लाभ उठा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास के अंत में मैं हिंदी लिटरेचर के जो बैच है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। चलिए, तो यही हमने तस्वीर को देखा। लिवरपूल यूनिवर्सिटी और UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने अप्रूवल भी दे दिया कि ठीक है आप ओपन कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे, ठीक है। और निश्चित तौर पे जो अंतर्देशीय शिक्षा है उसको विस्तार मिलेगा और भारत एक उस शिक्षा के हब के रूप में आगे सामने आएगा जो विश्व में नया परचम गाड़ सकता है, ठीक है, परचम गाड़ सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि जिसको हम UGC कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, से औपचारिक स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। बात की जाए इसकी बात की तो अगस्त 2026 में, यानी कि अगस्त 2026 में स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों के पहले समूह के लिए शुरुआत में छात्र व्यवसाय प्रबंधन, लेखा और वित्त, कंप्यूटर विज्ञान और जैव चिकित्सा विज्ञान में जो कार्यक्रम है उनमें दाखिला ले सकते हैं। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इनमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा जो गेम की बात की जाए, यानी कि जो गेम डिजाइन, ये अपने आप में पहला नया करिकुलम है जिसको भारत में शुरू किया जा रहा है। इसको
क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में गेम्स का बोलाबाला है, हर जगह आप फ्री फायर से लेके तमाम गेम्स, इतने सारे गेम्स की आजकल घर में बच्चे बंध गए हैं गेमों के कारण, और 11-11 12-12 साल गेमों की लेगेसी चलती है। तो इस प्रकार के गेम्स को फीफा वगैरह जैसे हो गए, तो उनको डिजाइन करने के लिए एक प्रॉपर कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको भी यूजीसी से जो मान्यता है वो मिल चुकी है, अपने आप में एक नया इनोवेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसकी बात है, जो 1881 में लाल ईंट से स्थापित, आप देख सकते हैं इस इमेज को, ठीक है। लिवरपूल विश्वविद्यालय ब्रिटेन के अग्रणी शोध संस्थानों में से एक है। वार्षिक कारोबार 708.3 मिलियन पाउंड है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दुनिया भर में शीर्ष 175 विश्वविद्यालयों में लगातार शामिल रहने वाला यह ब्रिटेन के अग्रणी शोध विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित रसेल समूह का हिस्सा है, ठीक है। रसेल समूह का क्या है? हिस्सा है, ठीक। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। बात क्या है कि अब तक किन यूनिवर्सिटीज को यहां पे मौका मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको मिल चुका है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टर यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और इटली की डिजाइन यूनिवर्सिटी, इन सबको यूजीसी के द्वारा भारत में कैंपस शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। भारत में कैंपस शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। आप देख सकते हैं ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ये अमेरिका की इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा ये इटली की डिजाइन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए, कुछ और डेटा है, इसको आप एक बार पीडीएफ में मेरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फायदा क्या है इसका, इसको देख लेते हैं कि रिसर्च और इनोवेशन के नए रास्ते खुलेंगे। जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि ऐसे इंटरनेशनल कैंपस से न सिर्फ भारतीय छात्रों को ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा, बल्कि देश में रिसर्च और इनोवेशन के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने क्या बताया कि वर्तमान में देश में 30 करोड़ छात्र हैं, जिनमें से 4 करोड़ छात्र से ज्यादा उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा देश में 1200 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 50,000 से ज्यादा कॉलेज एवं संस्थान है। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा GER 26-27% है, जो अगर आप देखिए जाए वैश्विक स्तर पे तो बहुत कम है। जबकि भारत जिस स्तर का देश है, हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, इस प्रकार का GER बहुत अच्छी बात नहीं। इस पर भारत को काम करना चाहिए। इसको अगले 5 वर्ष में बढ़ाकर ये कहां तक लाना चाहते हैं? 50% यानी कि 50% तक लाना चाहते हैं, जो कि एक निश्चित तौर पर एक अच्छा स्वागत है कदम, ठीक है। विदेशी शिक्षा की बात की जाए तो वर्षों से भारत में विदेशी शिक्षा अधिनियम जो है इसको लाने का प्रयास किया गया, अलग अलग तरीकों से लाने का प्रयास किया गया, पर यह विधेयक ही बन के रह गया, अधिनियम तो नहीं बन पाया, ठीक है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना एक लंबे समय से चर्चा में रही है। सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं आई है। जैसे कि 1995 में ये आया था, लेकिन उसको स्थगित करना पड़ा, ये मसौदा पारित नहीं हो पाया, ठीक है। बात करें तो 2006 में माफ करना, दूसरा बार प्रयास हुआ, लेकिन मसौदा कानून कैबिनेट की मंजूरी के चरण से पार नहीं कर सका। मतलब जो कैबिनेट मंजूरी देती है वो मंजूरी इसको नहीं प्राप्त हो सकी, ठीक है। 2010 में जो UPA 2 सरकार थी उसने पुनः प्रयास किया। क्या हुआ? UPA 2 ने सरकार ने विदेशी शैक्षणिक संस्थान विधेयक लेकर आई, जिसे संसद में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। संसद में पर्याप्त समर्थन इसको नहीं मिल पाया, ठीक है। बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति मिली थी। खासकर उन विश्वविद्यालयों की बात की जा रही थी जो टॉप 100 विश्वविद्यालयों में से एक हैं। निश्चित तौर पे भारत जैसे देश को इससे बड़ा ही लाभ मिलेगा, ठीक है। बात की जाए तो बजट भाषण 2022 में जो आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी को, इन्होंने अपने बजट भाषण 2022 में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक नए मार्ग की घोषणा की थी, जिसको गिफ्ट IFSC कहते हैं। गिफ्ट IFSC पे मैं प्रॉपर शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। डिटेल में वीडियो भी इस पर बनाया जा चुका है, शॉर्ट में खुद बना चुका हूं, ठीक है। यूजीसी के दिशा निर्देश आए। उन्होंने क्या कहा कि जनवरी 2023 में यूजीसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर डिटेल्ड है। जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को उनकी भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय व कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्ता होगी। अपने हिसाब से भर्ती वो कर सकते हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, यानी रिमोट एजुकेशन है, ठीक है, ठीक है, जिसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, वो नहीं प्रदान करेंगे। कैंपस में ही ऑन कैंपस शिक्षा होगी। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से, कोई भी आप नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हो, आपको यूजीसी से पूर्वानुमति यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है।
विदेशी विश्वविद्यालय भारत में मूल इकाई के शिक्षा केंद्र, अध्ययन केंद्र या फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते, इसका ध्यान रखा। फ्रेंचाइजी सिस्टम अभी नहीं चलेगा ज्यादा। भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले, जो बाहर से डोनेशन प्राप्त करते हैं, विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है, यानी कि जो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है के तहत कानूनी आवश्यकता का पालन करना होगा। निश्चित तौर पे जब भारत की बात की जाए तो जब राष्ट्रीय पार्टियों को, NGO को इस प्रकार की आवश्यकता का, मतलब इस प्रकार की जो कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटीज को तो करना ही पड़ेगा। यू नेवर नो कि कहां से फंडिंग आ रही है, कई बार फंडिंग गलत डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, बात करें उसके बाद को क्या है, यदि विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान एक से अधिक परिसर स्थापित करने का इच्छुक है तो उसे इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग को हर परिसर के लिए अलग से आवेदन करना होगा कि भाई बेंगलुरु में खोल लिया, हैदराबाद में खोलेंगे, दिल्ली में खोलेंगे, बंबई में खोलेंगे, हर बार अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग करने के लिए इच्छुक 2 या 2 से अधिक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मामले में प्रत्येक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। तो किसी भी प्रकार का हो, वो अकेले आए, कोलैब करके आए, जो पात्रता मानदंड है वो तो पूरे होने चाहिए। और लास्ट में क्या कि विदेशी संस्थानों को एक मुफ्त आवेदन शुल्क के अलावा UGC को कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा। बार बार टैक्सेशन नहीं होगा, कराधान कर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है कि शीर्ष 500 संस्थाओं की सूची में शामिल होना चाहिए संस्थानों को। ठीक है, जांच के लिए एक स्थायी समिति बनेगी जो इनके सभी क्राइटेरिया को चेक करेगी जो UGC ने निर्धारित किए हैं। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू की जाएगी, की जानी चाहिए इन संस्थानों के द्वारा। और क्या है, कर्मचारियों की नियुक्ति में इनको पूरी तरीके से क्या मिलेगी, स्वायत्तता प्राप्त मिलेगी। इसको डिटेल में मेरे टेलीग्राम में पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा PDF को। ठीक है, चलिए, छात्रों के लिए लाभकारी है निश्चित तौर पे। विदेशी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, अक्सर उसकी बात की जाती है कि विदेश में जाके पढ़ रहा है, अमेरिका में जाके पढ़ रहा है, फ्रांस में जाके पढ़ रहा है, गुणवत्ता निश्चित तौर पे अच्छी होगी। ठीक है, शिक्षा की समान गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे सेम चीज को यहां पे पढ़ाएंगे, सेम तरीके से पढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पे तो भारत में जैसे एक टर्म होता है ना कि हम कहते हैं कि भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, ग्रूमिंग हो जाएगी इससे। ठीक है, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह में कमी, जो बाहर पैसा जा रहा है उसमें कमी आएगी, बाहर जो एजुकेशन में पैसा वेस्ट हो रहा है उसमें कमी आएगी। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात की बात कर ली जाए तो भारत में ये 27.1% है, जो बहुत कम है। विश्व स्तर पे देखा जाए तो बहुत कम है। भारत ने, अभी मैंने बताया कि भारत के शिक्षा मंत्री ने इसे 2030 तक 50% ले जाने की बात कही है, तो आई विश कि यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, निश्चित तौर पे कंपटीशन में यानी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। बाकी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि फिर उनके स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स में चले जाएंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर यहाँ पे प्रयास करें। ठीक है, तो निश्चित तौर पे रिसर्च के मामले में, पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में ये इंस्टीट्यूट जो हैं, जो भारत में स्थापित हैं, इनसे अपना कंपटीशन लेके एक बेहतर, जिसे कहते हैं कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें काम करेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा क्योंकि ये संस्थान विभिन्न देशों से आते हैं। US की बात कर लीजिए, UK की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, वहां के अच्छे संस्थान जब भारत में आएंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था तो होगी ही, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वहां की संस्कृतियों में या वहां के कल्चर में जो शिक्षा व्यवस्था को लेके क्या कहते हैं तरीके हैं, या जो वहां के लोकल्स हैं जिस प्रकार से चीजों को अप्रोच करते हैं, शिक्षा को अप्रोच करते हैं, भारत के स्टूडेंट्स को भी वहां पे फायदा मिलेगा, वो भी इससे क्या है जुड़ सकते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। ठीक है, शोध को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्लस होने वाला है। क्या है, शोध पाठ्यक्रमों में नामांकन, प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों के परिसरों से शोध पाठ्यक्रमों में नामांकन में सुधार होगा और भारत में शोध परिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं रियलिटी चेक के तौर पे कि अगर आप भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत किस चीज की आती है, एक बहुत बड़ी दिक्कत इस बात की आती है कि भारत में उच्च क्वालिटी का शोध नहीं होता। ऐसे बहुत से मामले आए कि शोध के रूप में कॉपी पेस्ट मटेरियल दे दिया गया। इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हमको देखने को मिले, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में PhD पाठ्यक्रमों में नामांकन बहुत कम है। इन नामांकनों को बढ़ाने में भारत सरकार और UGC जैसी संस्थाओं को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, और अच्छा है, भारत के लिए एक अच्छा निर्णय है। हाँ, ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण मिलेगा। जो भारत के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, फिर बाहर ही जॉब कर लेते हैं, भारत में नहीं आना चाहते, जब भारत में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एक ऑप्शन ये तो होगा कि भारत में रह के बेहतर कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये भविष्य के लिए बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा काम होगा। एक और चीज बता दूं कि देखिए, एक प्रमुख परामर्शदाता फर्म की एक हालिया रिपोर्ट में क्या लगाया गया है अनुमान कि भारतीय छात्रों का विदेशी व्यय वर्तमान में $28 बिलियन वार्षिक से बढ़कर 2024 तक $80 बिलियन तक हो चुका है। $80 बिलियन ये भारत में रह जाएगा, ये पूरा नहीं, कम से कम इसका आधा रह जाएगा। जितना भी रह जाए वो भारत के जो
अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, आप जीएनपी जीडीपी में अंतर कर पाते हैं? अगर आपको क्लियर है कि व्हाट इज जीएनपी एंड व्हाट इज जीडीपी, प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है, इसमें मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2016 में 4.4 लाख थी, जो 2024 में लगभग 18 लाख के आसपास आ गई है। आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लगभग 4 गुना से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अब बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए, तो वो बच्चे भारत में रह सकेंगे, भारत में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, विनियामक चुनौतियां क्या है? बहुस्तरीय भारत में जो विनियामक ढांचा है वो बहुत प्रकार की चुनौतियां पेश करता है। जैसे भारत में अन्य कंपनियां आती हैं उनको चुनौतियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही जैसे क्या है, उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला बहुस्तरीय विनियामक जो ढांचा है वो विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में निवेश करने से रोक सकता है। जो बहुत सारे हर्डल्स हैं, इन हर्डल्स पे भारत सरकार को एनीवे काम करना होगा। हम काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से विभिन्न कंपनियों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मानद अगर देखा जाए तो यहां पे भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। और क्या है? एकल विनियामक निकाय का अभाव। एकमात्र विनियामक निकाय हो जो हर चीज पे अपना डिसीजन ले सके तो बेहतर, नहीं आपको यूजीसी पे ये वो फलाना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पता नहीं किस किस जगह पे जाना है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या है? नौकरशाही, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही भारत में बहुत ज्यादा है। यथावत तरीके से ना हो लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत देखने को मिलती है। तो इन संस्थानों को 50 जगहों पे अगर छोटे छोटे स्टेशन पर रुक रुक के जाना होगा तो उस गति से नहीं आ पाएंगे जिस गति से उनको भारत में आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो रुकावटें हैं इन पे भारत सरकार को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सोचना पड़ेगा, ताकि अगर भारत में आप विदेशी शिक्षा को आने ही दे रहे हैं तो इस प्रकार से खुल के आने दें कि स्वच्छंद तरीके से जो वो शिक्षा देना चाहते हैं भारत में वो दे सके, ठीक है। चलो, क्या है? शुल्क की बात की जाए तो निश्चित तौर पर विदेशी संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस अक्सर भारतीय संस्थानों द्वारा ली जाने फीस से बहुत अधिक होती है, जिससे निम्न आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा उतनी सुलभ नहीं हो सकती। लेकिन जब वो भारत में आएंगी तो क्या हो जाएगा? भारत में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि वहां पे जाके जो पैसा देना है उससे तो बहुत कम हो पाएगा। तो दो चीजें होंगी, एक कि भारत में ही आप विदेशी स्तर की शिक्षा कम दाम में प्राप्त कर पाएंगे, दूसरी जो बाहर नहीं जा सकते हैं वो भारत में रह के तैयारी कर पाएंगे, तीसरा ये कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा सेकेंडरी भी है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, मेरी वाइफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत कम होती है, लेकिन जब ये बिजनेस के पर्पज से ही आएंगे मूलतः, जैसे मैंने बताया ना कितना बड़ा उनका टर्नओवर था 708 बिलियन पाउंड का, तो इतने बड़े संस्थान जब आएंगे तो फीस तो बहुत ज्यादा रखेंगे, तो ये एक अड़चन पैदा हो सकता है, ठीक है। अभी हमने जो विनियामक अड़चनों की बात की, ये भी एक अड़चन साबित हो सकती है कि हाँ, विदेश की अपेक्षा भारत में शुल्क कम होगा लेकिन भारत की यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा तो शुल्क ज्यादा होगा ना भाई, तो यह भी दिक्कत है, ठीक है। गैर लाभकारी संस्थानों की बात की जाए तो क्या है? कई प्रतिष्ठित विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान गैर लाभकारी आधार पर संचालित होते हैं और उनके पास विदेश जाने के लिए कोई भौतिकवादी उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें भी हैं, ये छोटे मोटे हर्डल्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार एकमेव होकर यह सोच ले कि हमको इस दिशा में, शिक्षा की दिशा में, विदेशी शिक्षा को भारत में सुचारू रूप से चलाने की दिशा में अगर काम करना है तो सरकार कर सकती है, इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, असमान नीतियां भी बड़ी दिक्कत वाली हैं। क्या है? लाभ कमाने वाले संस्थान, जैसे विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं, जो FHEI हैं, लाभ कमाने वाले संस्थान हो सकते हैं, सिर्फ भारत में बेनिफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, भारत में पैसा कमाना चाहते हो, शिक्षा का प्रसार अच्छे तरीके से न करना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? भारतीय सार्वजनिक जो HEIs हैं, ठीक है, हाई इनकम इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। भारतीय सार्वजनिक HEI लाभ कमाने वाले नहीं हैं और उन्हें अधिशेष को फिर से निवेश करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो those who are investing money and those who are using the money, उनको एक सेम लाइन में, एक सेम पैटर्न पे होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। विदेशी संस्थानों का अनुभव की बात कर ली जाए तो अन्य देशों में विदेशी संस्थानों पर एक सरसरी नजर डालने से कोई अच्छी तस्वीर नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे संस्थान भी हैं जो वहां पे भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे आके बहुत अच्छा क्या कर पाएंगे? तो इस प्रकार के अनुभवों को भी देखना होगा कि क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को देखा जाए तो 500 मिलियन से अधिक लोगों के साथ भारत में लगभग 5 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 50,000 शैक्षणिक संस्थानों यानी लगभग 1057 विश्वविद्यालयों सहित लगभग 38 मिलियन छात्र यानी कि 3 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स इनरोल हैं, लगभग 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट क्या है? इनरोल है, ठीक है।
आप इस फैक्ट को देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं, ये मेरे पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में है, तो बहुत से हिंदी भाषा के स्टूडेंट इसको देखते हैं, तो दोस्त हु आर गुड विद इंग्लिश दे कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरे बाय द वे मेरे टेलीग्राम में अपलोड हो ही जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति की बात की जाए तो भारत का लक्ष्य क्या है कि 2035 तक सकल नामांकन दर को 26 से बढ़ाकर 50, अभी मैं बात कर रहा था शायद मैं 2030 बोल गया था, तो 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यानी कि GER है, ठीक है, इसको 26% से बढ़ा के कहां तक पहुंचाना है, 50% तक बढ़ाना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। और चीन के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, तो अभी मैंने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो भारत को एक देश के तौर पे देखना होगा कि चूंकि हमारे पास उच्च शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो एक कि उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बी अगर वो जुड़ चुके हैं तो दोबारा इसको एनरोलमेंट छोड़ के हटे ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता रहे, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता रहे। आगे की राह क्या हो सकती है कि हमें स्पष्ट और पारदर्शी विनियमन के विकसित करना चाहिए, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा उत्कृष्टता को स्थापित करना चाहिए, शिक्षा उत्कृष्टता पे काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ और चीज है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में SPUs की भूमिका क्या है इसको देख लीजिएगा। वैसे ये फैक्ट्स है, बेसिकली मैं एक बात ही हमेशा बताना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स होते हैं, बेसिकली जिन फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये फैक्ट्स आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का अटूट हिस्सा ना बने। फैक्ट्स को माध्यम मानिए, कॉन्सेप्ट्स को साध्य एंड मानिए कि अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है, वास्तविकता में क्या कहना चाह रहा है वहां तक। वरना क्या होता है, स्टूडेंट्स फैक्ट्स में पड़े रहते हैं, फैक्ट्स के आगे डूबे रहते हैं। डोंट गो विद फैक्ट, बस ये फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने से कई लाभ हो सकते हैं। यह कदम छात्रों के लिए लाभकारी हो सकता है, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि कर सकता है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर सकता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकता है और शोध को बढ़ावा दे सकता है। शोध में क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। चलो, और हम क्या कह सकते हैं कि भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुमति देने से कई चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे, अब चुनौतियों की बात भी कर लेते हैं, जैसे विनियामक चुनौतियां, शुल्क, रुचि की कमी, असमान खेल मैदान। मतलब भाई बाकी यूनिवर्सिटी स्ट्रगल कर रही हैं, तुम उनको अलग से एक एज दे दोगे तो जो यूनिवर्सिटी अच्छा कर सकती है भारत में वो डाउन चले जाएंगे, सारे स्टूडेंट विदेशी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, ठीक है, जो क्या कहते हैं कि इंडिफरेंट प्लेग्राउंड जिसे कहते हैं। और हल्का अनुभव, कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी भी नहीं है, ठीक है। तो इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, मिलकर काम किए जाने की आवश्यकता है, तभी भारत में लैंडस्केप क्या होगा, वो सुधारपूर्ण होगा, बेहतर हो पाएगा। जो मैं बता रहा था वो ये कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो है 2 जून से इसका नया बैच शुरू हो रहा है, 2 जून से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को एक विषय ही न मिले, उसके साथ में उनका एथिक्स पूरा हो, उसके साथ में उनका निबंध पूरा हो, उसके साथ में हिंदी क्वालिफाइंग भी पूरा हो और हिंदी साहित्य तो पूरा हो ही हो। मैं वर्तनी पे ध्यान देता हूँ, फ्लो पे ध्यान देता हूँ, उत्तर लेखन पे ध्यान देता हूँ, उस हद तक जिस हद तक आपको ज़रूरत है। और सिर्फ एक टीचर के तौर पर नहीं, एक बड़े भाई के तौर पर मैं हमेशा गाइड करने के लिए आपके पास उपस्थित रहता हूँ, ठीक है। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस समय सेल चल रही है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 जून से बैच शुरू है हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए, आप स्टडी IQ की वेबसाइट जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, @official विकास डालेंगे सर्च बॉक्स में तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com मेरी ईमेल आईडी है। आप यहां पे मेल करके भी मुझसे कुछ बताना चाहें, कहना चाहें इस वीडियो के बारे में, किसी और वीडियो के बारे में, किसी और विषय पे भी, हिंदी साहित्य के विषय पे भी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी स्टडी IQ में किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपका इस विषय पे कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोले, क्या राय है, इस पे क्या आपत्तियां आपको लगती हैं, क्या अच्छी बातें लगती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इन वीडियोस को आप अलग टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।